Assalamu alaikum everyone. This is Hafiz Muhammad Muiz Amin, a lecturer of BScs and Software Engineering at Times Institute Multan. आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे इवॉल्व हुई, होती क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके अलावा और कौन सी इससे पहले जो थी वो कौन कौन किस किस्म की प्रोग्रामिंग टेक्निक्स थी, अप्रोचेस थी। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के एजेंडा से कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। आज का जो एजेंडा है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में बुक्स रेफ़र की गई हैं एचईसी की जानिब से, वो बुक्स कौन कौन सी हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, इवॉल्वमेंट ऑफ ऊप क्या है कि इवॉल्व कैसे हुई ऊप। उसके बाद हम देखेंगे इसी इवॉल्वमेंट में कि मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होती है और ऊप बेस्ड अप्रोच क्या होती है। और साथ साथ कोशिश करें कि हम इनके एडवांटेजेस को भी या डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बुक से कि हमें एचईसी ने कौन सी बुक रेकमेंड की है। एचईसी ने जो आपको बुक रेकमेंड की है वो है C++ हाउ टू प्रोग्राम। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि इस कोर्स के अंदर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में, आने वाली वीडियोस में करेंगे। उसके अंदर ये होगा कि हम ये देखेंगे कि ये जितना भी हमारे पास कोर्स कंटेंट है जो एचईसी की जानिब से हमें दिया गया, हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हमें जो एचईसी ने बुक रेकमेंड की है वो कौन सी है, C++ हाउ टू प्रोग्राम। ये बुक डेटिल एंड डेटिल की है, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होगी। इसका लेटेस्ट एडिशन आपके पास जो भी आपको अवेलेबल है मार्केट में, आप वो एडिशन बाय कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो परफॉर्म के लिखी जाती हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। इसकी अगर मैं मिसाल दूं आपको, तो आपने अगर कोई भी टास्क, ये मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इस लैपटॉप पे क्या है, मुझे अगर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करना है तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने के लिए मुझे या तो नेक्स्ट बटन यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा, या जो कंट्रोल है कंट्रोल के ऊपर नेक्स्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा, या कीबोर्ड पे नेक्स्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, स्लाइड मूव हो जाएगी नेक्स्ट। तो ये क्या है, बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन दी गई। जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ नेक्स्ट का, एरो साइन प्रेस करता हूँ फॉरवर्ड का, तो वो क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। उसके पास इंस्ट्रक्शन जाती हैं और वो उसको पता चलता है कि मैंने अब क्या करना है, नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करना है। जब फॉरवर्ड मूव करता है तो वो नेक्स्ट स्लाइड पर हमें ले जाता है। तो प्रोग्राम, इसके बिहाइंड भी बेसिकली प्रोग्राम किया गया कि हर की के बिहाइंड फंक्शनलिटी होती है, हर की के बिहाइंड डिफाइन होता है कि इस की को प्रेस करने से क्या होगा और क्या फंक्शन बैकएंड पे परफॉर्म होगा। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग ये होती है कि वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखते होते हैं, वो उनको जो लिखने के बाद जो हमने प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं, ये टास्क परफॉर्म करती हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। The process of creating a set of instructions that tell a computer how to perform a task is called प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जावा, जावास्क्रिप्ट, C++, C शार्प, हमारे पास बहुत सारे, पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, स्विफ्ट हो गया, रूबी हो गया। तो हमारे पास GW बेसिक, कोबोल, पास्कल, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इनमें से कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, और कौन सी कब इनकी यूज़ करते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा अभी डिस्कस भी करते हैं कि किस किस्म की लैंग्वेजेस है और किस किस अप्रोच में ये इस्तेमाल होती रही है, कौन सी लैंग्वेज किस अप्रोच के वक्त इस्तेमाल होती रही है, कहाँ पे बेटर थी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ ऊप कैसे हुई, कि ऊप की ज़रूरत हमें कैसे पड़ी, ऊप तक हम पहुंचे किस तरह से। क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था, जब पहला कंप्यूटर बनाया गया था, उस वक्त जो वो ऑपरेट होता था वो मशीन लैंग्वेज पे ऑपरेट होता था। उसमें क्या था, मशीन लैंग्वेज पे काम करता था। 1001 की फॉर्म में उसको कमांड्स दी जाती थी। जो फर्स्ट प्रॉपर इनके कस्टमर्स के लिए यूजर्स जो कंप्यूटर बनाया गया था, उसमें यही होता था कि वो मशीन लैंग्वेज पर काम करता था। उससे पहले के जो कंप्यूटर थे वो डिफरेंट टेक्निक्स थी, ठीक है ना, वो डिफरेंट टेक्निक्स पे काम। लेकिन जो फर्स्ट प्रॉपर कंप्यूटर जो मार्केट में लॉन्च किया गया था यूजर्स के लिए, आम लोगों के लिए, वो क्या करता था, मशीन लैंग्वेज पे काम करता था। उसके अंदर जितना भी प्रोग्राम लिखा जाता था, जितना भी कोड लिखा जाता था, वो सारा क्या था, मशीन लैंग्वेज पे लिखा जाता था। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन लैंग्वेज थी। इसको हम मोनोलिथिक अप्रोच भी, इस इरा में जो अप्रोच इस्तेमाल होती थी उसे हम कहते थे मोनोलिथिक अप्रोच। उसके बाद हमारे पास हो गया था असेंबली लैंग्वेज आ गई थी।
क्योंकि मशीन लैंग्वेज मुश्किल थी, 1001 की फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में थी, और बिट्स याद करना बहुत मुश्किल होता था, प्रोग्राम उसके अंदर प्रोग्राम बनाना, उसको डिज़ाइन करना, डेवलप करना बहुत मुश्किल काम था। सो इसीलिए फिर हम लोग उसके बाद क्या किया, प्रोग्रामर्स जो थे उन लोगों ने सोचा कि इससे आसान कोई ऐसी लैंग्वेज डिज़ाइन की जाए जो कंप्यूटर को भी के लिए भी अंडरस्टैंड करना हो, ये थोड़ा सा ईजी हो, इतना ना कंप्यूटर के लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो और ह्यूमन के लिए भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल हो। तो उसके बाद उन्होंने जो लैंग्वेज बनाई वो असेंबली लैंग्वेज बनाई। ये सिंबल्स की लैंग्वेज थी, इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज़ करके हम लोग क्या करते होते हैं, प्रोग्राम करते होते हैं, कोड लिखते होते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए कहते होते हैं। और वो फिर असेंबलर एक हमारे पास एक इंटरप्रेटर या कंपाइलर होता है जो क्या करता है, हमारे कोड को इंटरप्रेट करता है किस में, मशीन लैंग्वेज, असेंबली से मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच आ गई थी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच आ गई थी, और उस सब इन सब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई थी। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये कौन सी अप्रोचेस थी, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करना पड़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग अप्रोच जो थी बेसिकली इस इरा में जो था, हम लोग असेंबली लैंग्वेज या GW बेसिक लैंग्वेज जो है ना वो इस्तेमाल होती थी। ये क्या करती थी, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होती थी जो परफॉर्म करते थे। लाइक अगर आप लोगों ने मैट्रिक में GW बेसिक के आपकी 10th की क्लास में GW बेसिक का कोड आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या होता था कि आप लोगों के पास पहले लाइन नंबर लिखा होता था और उसके आगे आप लोग कोड लिखते थे लाइक सी की तरह। अगर आपने वहाँ प्रिंट करवाना होता था, जैसे सी लैंग्वेज में आप प्रिंट करवाते हैं, तो वहाँ पे क्या था, प्रिंट की कमांड और आगे आपकी जो भी आपने प्रिंट करवाना होता था वो आप स्ट्रिंग पास कर देते होते थे। सिमिलरली ये वाली जो इनके लैंग्वेज थी ये कब इस्तेमाल होती थी, मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग अप्रोच में, क्योंकि इसमें क्या था, सीक्वेंस ऑफ स्टेप था कि पहले एक लाइन एग्जीक्यूट, देन दूसरी, देन तीसरी, ठीक है ना। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स था स्टेटमेंट्स का, जिनको हम मॉडिफाई करते थे किसी भी डेटा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया था, और अच्छा ये जो स्टेटमेंट थी ये ग्लोबली अवेलेबल होती थी। यही बेसिकली इसका प्रॉब्लम भी था कि हमारे पास इसमें जो हम स्टेटमेंट्स लिखते थे ये ग्लोबली कहीं से भी आप अप्रोच कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रोग्राम का कंट्रोल जो था उसमें हम अचीव कर सकते थे किसके थ्रू, जंप या गो टू स्टेटमेंट के जंप करके एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल अगर आप इस लाइन पे मौजूद हैं, आपको इस लाइन पे आना था, तो आप उसके लिए क्या करते थे, गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल करते थे, जिसके थ्रू आप इस लाइन से इस जगह पे, इस लाइन पे, या सपोज लाइन नंबर 20 से लाइन नंबर 10 पर मूव कर सकते थे। इसकी एग्जांपल्स हैं असेंबली लैंग्वेज एंड बेसिक लैंग्वेज। सो अब हम देखते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या थी हमारे पास, ये टॉप डाउन अप्रोच थी कि हम टॉप टू बॉटम इसमें कोड लिखते थे, टॉप टू बॉटम मूव करते होते थे। ऐसा नहीं था कि आप बॉटम में लिख रहे हैं कि बॉटम से आप टॉप पर मूव कर सकते हैं। इसके अंदर आपको टॉप टू बॉटम ही आना जाता होता था। और फंक्शन अगर आपने कोई लिखा है, कोई प्रोग्राम का कोड लिखा है, तो वो आपको दोबारा, अगर आपने एक जगह इस्तेमाल किया, ऊपर दोबारा नीचे उसको इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको वो कोड दोबारा लिखना पड़ता था, विच मीन्स डेटा रिडेंडेंसी इसमें बहुत ज़्यादा थी, कोड रिडेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी कि आपको एक कोड बार बार लिखना पड़ता था अगर आपने उसको दोबारा इस्तेमाल करना है या सेम फंक्शनैलिटी अपने प्रोग्राम में दोबारा यूज़ करनी है। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम भी था। उसके बाद क्या है, ये क्या करती थी, डिवाइडेड इनटू फंक्शंस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसमें क्या था, हम इसको इस प्रोग्रामिंग अप्रोच में फंक्शंस में डिवाइड कर देते थे अपने कोड को, और वो क्या करता था, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट, लाइक ऐसा इसी एग्जांपल लें तो अगर मुझे सम परफॉर्म करना है तो सम का एक सेक्शन होगा, डिवीजन का अलग हमने कोड लिख लेंगे, सब्ट्रैक्शन का अलग। तो हमने डिफरेंट इनके फंक्शंस बना लिए थे। ऐसा नहीं था कि वो अलग के स्क्रीन पर या अलग जो है ना वो आपको क्लास में लिखने पड़ते थे। आप एक ही क्लास में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही क्लास में डिफरेंट फंक्शंस बना के हम उसको ग्रुप कर लेते थे या डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर लेते थे। उसके बाद हमारे पास इसमें था ये क्या, डेटा जो हमारे पास क्या होता था, डेटा ग्लोबली अवेलेबल होता था जो किसी भी फंक्शन के अंदर से एक्सेसिबल होता था। लाइक अगर आप सब्ट्रैक्शन के फंक्शन पे मौजूद हैं और आपको सम की फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म करवानी है वहां पे पहले, सब्ट्रैक्शन से पहले, तो आप उस फंक्शन को कॉल करके उसकी फंक्शनैलिटी को भी इस्तेमाल कर सकते थे। उसके बाद इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो डेटा की सिक्योरिटी था, क्योंकि डेटा ग्लोबली अवेलेबल है, तो जो चीज़ ग्लोबली अवेलेबल है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। मिसाल के तौर पे अब अगर आप ये देखें कि टाइम इंस्टीट्यूट यहाँ पे मौजूद है, टाइम इंस्टीट्यूट अगर किसी ने भी विजिट करना है तो वो, क्योंकि ये सबके लिए ओपन है ना, कोई भी आके, ज़रूरी नहीं है कि टाइम इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, बाकी और कोई नहीं आ सकता।
और भी दुनिया के जो भी लोग टाइम इंस्टीट्यूट को विजिट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आएँ, आप आके जिस तरह से एक प्रोसीजर है कि गेट पे आके अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, अपनी शनाख्त दें और उसके बाद वो क्या है विजिट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ग्लोबल फंक्शन जो होता है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो सबके लिए ओपनली अवेलेबल होता है। जबकि जो ऊप है उसमें हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट यही था कि वहाँ पे इनकैप्सुलेशन थी, डेटा की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। सो एक ये भी रीज़न थी कि हमें मूव करना पड़ा ऊप की जानिब। इसके लिए जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी हैं, फोर्ट्रान और कोबोल। फोर्ट्रान बेसिकली जो लैंग्वेज थी वो स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी कि स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, हम लोग स्टूडेंट को जब प्रोग्रामिंग या कॉन्सेप्ट या प्रोग्राम समझाना होता तो उसके लिए फोर्ट्रान बनाई गई थी। कोबोल बेसिकली बिजनेस पर्पस के लिए बनाई गई थी कि बिजनेस प्रॉब्लम्स जो होती थी उनको सॉल्व करने के लिए कोबोल लैंग्वेज डिज़ाइन की गई थी और इससे हम बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या थी कि इसमें क्या था, जो प्रोग्राम था वो डिफरेंट मॉड्यूल्स और फंक्शंस में डिवाइड कर दिया था हमने, और हर फंक्शन, हर मॉड्यूल, हर कोड को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करता था और वो कंट्रोल करता था, प्रॉपरली उसको मेंटेन करता था, हर फंक्शन को, हर मॉड्यूल को, उसके अंदर जो हम कोड लिखते थे। इसके अंदर जो ड्रॉबैक था वो ये था कि ये मशीन इंडिपेंडेंट था। मशीन इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है, जो मशीन लैंग्वेज थी वो मशीन डिपेंडेंट थी कि मशीन लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता था वो मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर लेती थी बगैर किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर के। जबकि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच थी इसके अंदर क्या था, ये मशीन डिपेंडेंट नहीं थी, मशीन इंडिपेंडेंट थी कि मशीन पे कोड डिपेंड नहीं करता था। मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ था। सो इसको अगर मशीन को अंडरस्टैंड करवाना था तो उसके लिए इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता था मशीन लैंग्वेज में। सो उसके वो जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता था उसकी वजह से इसमें जो अगर आप बड़े प्रोग्राम लिखते थे तो उनको एग्जीक्यूशन में टाइम ज़्यादा लग जाता था। उनका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होने की वजह से बड़े बड़े प्रोग्राम बनाना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उसके बाद इसमें जो एक और प्रॉब्लम थी वो थी जब से इसमें गो टू स्टेटमेंट यूज़ नहीं होती थी, तो गो टू स्टेटमेंट यूज़ ना होने की वजह से हमें क्या पढ़ना, अगर हम किसी स्टेटमेंट पर हैं, किसी नेक्स्ट फंक्शन पर हैं और उससे हमें प्रीवियस फंक्शन पे जाना है तो हम उस पर नहीं जा पाते थे। तो इसमें यह भी एक प्रॉब्लम था कि हम जो है ना प्रीवियस फंक्शन को कॉल नहीं कर पाते थे क्योंकि गो टू स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद क्या था, इसमें इनकैप्सुलेशन नहीं थी। इनकैप्सुलेशन से मुराद डेटा की सिक्योरिटी। जैसे कि अगर आप नॉर्मल लाइफ में अगर मेडिसिन देखें तो मेडिसिन में कैप्सूल्स भी इस्तेमाल करते हैं और जो मेडिसिन होती है वो अक्सर कैप्सूल्स के अंदर पैक्ड होती है। तो पैक्ड होने का मतलब क्या है कि वो सिक्योर होती है, बज़ाहिर आप उसे टच नहीं कर सकते, मेडिसिन को देख नहीं सकते, तो वो एक तरह से एक एक्स्ट्रा लेयर में इनकैप्सुलेट हुई भी होती है। तो इनकैप्सुलेशन बेसिकली ऊप में हमें अवेलेबल होती है। ऊप का ये कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का कि इसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, अपनी क्लासेस को के अंदर जो है ना इनकैप्सुलेट करके उन क्लासेस की एक्सेस को भी फर्दर हम देख सकते हैं कि हमने उसकी पब्लिकली एक्सेस देनी है या नहीं देनी। उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इसके अंदर जो एक और प्रॉब्लम थी वो थी कोड की रेपिटिशन, कि क्योंकि हम पिछले फंक्शन पे नहीं जा पा रहे थे और हमें अगर एक फंक्शनैलिटी दोबारा परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमें अगेन उसका कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड की रेपिटिशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और जिसकी वजह से एक प्रोग्राम लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, वो फाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसमें ये भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जैसे मैंने इनकैप्सुलेशन की भी मिसाल दी, तो इसमें इतनी ज़्यादा हमारे पास जो है ना इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं हो पाती थी जितनी हम ऊप में कर सकते हैं। इसके अंदर क्या था कि अगर आपने एक सिंगल डेटा को जो चेंज करना है तो ये ज़रूरी हो जाता था कि आप इनमें प्रोग्राम उस डेटा को आ गया, उस कोड को आपने जहाँ जहाँ प्रोग्राम में इस्तेमाल किया हुआ है उसको भी चेंज करें। लाइक अगर एक जगह आपने कोड में चेंज किया तो आपको बाकी जगहों पे भी अगर आपने सेम कोड को इस्तेमाल किया हुआ है या लिखा हुआ है तो आपको उसको भी चेंज करना पड़ता था। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच थी वो कौन सी थी, पास्कल और सी लैंग्वेज, ये हम मोस्टली स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते थे। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ऊप को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते होते हैं, ये कंबाइन करती होती है डेटा को, फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट के अंदर, और उस यूनिट को हम क्या कहते होते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स को ये लैंग्वेज क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स पर ऑपरेट करती होती है, ऑब्जेक्ट्स पर काम करती होती है। तो ऑब्जेक्ट्स पे अगर काम करना है तो हमें ऑब्जेक्ट्स
क्रिएट करने पड़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, डेटा और फंक्शन जो सिंगल यूनिट जिसमें कंबाइन हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज थी, इसके अंदर हमारे पास इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटा को और ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं और ज्यादा रीयूजेबल बना सकते हैं कि अगर एक कोड हमने एक जगह लिखा है तो दोबारा उस क्लास को उस फंक्शन को कॉल कर लें तो हम इजीली उस टास्क को परफॉर्म कर सकते थे। इसके अंदर डेटा की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। इसकी जो लैंग्वेजेस हैं वो C++, C#, जावा और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो आजकल करंटली इस्तेमाल हो रही हैं लाइक पाइथन हो गया, रूबी हो गया, स्विफ्ट हो गया, ये सारी लैंग्वेजेस क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और ये सारी किस अप्रोच को इस्तेमाल करती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को इस्तेमाल करती हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एक तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कि जैसे हमारे पास इनहेरिटेंस आई, इनहेरिटेंस की मदद से हम ये कर सकते हैं कि अपने कोड को हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी तरीके से। जस्ट हमें क्या करना होता है, क्लास को या किसी फंक्शन के अंदर है तो कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर है तो उस फंक्शन को पहले उस क्लास को कॉल करेंगे और उस क्लास के थ्रू हम उस फंक्शन को कॉल करके इजीली वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, डेटा रिडंडेंसी इसमें रिमूव हो गई कि जो कोड एक काम करने के लिए अगर एक जगह कोड लिखे दोबारा दूसरी जगह वही काम करना है तो दोबारा पहले कोड लिखना पड़ता था, अब वो नहीं करना पड़ता। एक दफा कोड लिखें और बस उसको दोबारा रिकॉल कर ले। उसके बाद कोड मेंटेनेंस इसकी वजह से इजी हो गई कि क्योंकि एक जगह भी कोड लिखा हुआ, अगर आपने कोई फंक्शनलिटी को चेंज करना है पूरे सॉफ्टवेयर में उस कोड की तो आप एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा, 10 जगहों पे जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। इनकैप्सुलेशन की वजह से डेटा की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। इसके बाद क्या है, ट्रबल शूटिंग जो है ना वो बहुत आसान हो गई इसके थ्रू कि इसके अंदर क्या है, हम ट्रबल शूटिंग बआसानी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो थी वो बहुत हद तक आसान हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म इसके अंदर हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक ही डेटा को बहुत सारी शेप्स दे सकते हैं, बहुत सारी शेप में एक ही डेटा हम देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल भी देखेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे और इसके बारे में मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।